नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपड़ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती का शुभारंभ होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी का राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला में आने पर हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यशाला के जरिए प्राकृतिक खेती के क्षेत्रों में किए जा रहे नवीन प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंथन से हमें प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं को उजागर करने वाला अमृत प्राप्त होगा। इस कार्यशाला के द्वारा हम प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के उपायों तथा प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवीन प्रयासों पर चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंथन से एक ऐसा अमृत प्राप्त होगा जो प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र की संभावनाओं के नए द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि जब भी दुनिया के अंदर भारत की बात होती है तो हमें कृषि प्रधान देश के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है और माना जाता है। कृषि भारत की मूल व्यवस्था, मूल जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका मूल आधार है। जब भारत में गुलामी का कालखंड प्रारंभ हुआ था तो हमारे देश की परंपरागत जो कृषि को इससे सबसे अधिक किसी को नुकसान हुआ था तो हमारी परंपरागत कृषि को हुआ था। और उसको त्यागने के कारण से जहां एक ओर फसलों की गुणवत्ता में कमी आई, वहीं दूसरी ओर अनेक बीमारियां भी उत्पन्न हुई। जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, यहाँ पर तमाम प्रकार के जो कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तमाम प्रकार की किडनी के रोग, हार्ट के रोग, लीवर के रोग, सांस के रोग, तमाम प्रकार के जो रोग हैं वो इस जो हमारी व्यवस्था थी, परंपरागत व्यवस्था, उस व्यवस्था को त्यागने आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में कृषि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। और पिछले दिनों हमने माननीय गृह मंत्री जी के एक मीटिंग हमारी पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की हुई थी। जितने भी हमारे मुख्यमंत्रीगण थे सभी ने उसमें प्रतिभाग किया था। और उस मीटिंग में मुझे तब भली भांति भारत सरकार के कार्यक्रमों के बारे में, आचार्य देवव्रत जी का जो इसमें चिंतन और मंथन चल रहा है उसके बारे में, इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो भी प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा करना था। प्राकृतिक कृषि और डिजिटल फार्मिंग दोनों पर जो है उस पर एक बड़ा हम लोगों ने एक चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में सब लोगों ने की थी। उसमें से बहुत सारे विषय निकले थे। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। कृषि को केंद्र बिंदु बनाया गया है तो हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों को बनाया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने से हमारे किसान बंधु अपनी आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उत्तराखंड की दृष्टि से भी कहूं तो परंपरागत जो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त। वहीं आजाद हिंद फौज के जननायक वीर शहीद केसरी नंद की 103वीं जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित पवेलियन ग्राउंड पहुंचे। इस मौके पर वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति के कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं आजाद हिंद फौज के महानायक शहीद केसरी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक पुत्र होने के नाते स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यक्रमों में शिरकत करना उनके लिए एक सौभाग्य की बात है। आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं चूंकि पिछले वर्ष इस कार्यक्रम में मैं आना चाहता था लेकिन मैं पिछली बार आ नहीं पाया पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण से।
और मैंने उस दिन सच में कहा था कि मैं पिछली बार क्यों नहीं आ पाया इस कार्यक्रम में, और इस बार जरूर आप सबके बीच में आऊँगा और आज़ाद हिंद फौज के महानायक वीर केसरी चंद जी को अपनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करूंगा। आप सबके बीच में आकर मैं देख रहा हूं कि वास्तव में ये धरती हमारी वीरों की धरती है। ये धरती हमारी जो त्याग करने वाले हैं, बलिदान करने वाले हैं, उनके लिए समर्पित धरती है। मैं इतनी बड़ी अपार जनसमूह को देखकर ही कह सकता हूं, मैं भी आज़ाद हिंद फौज के वीर शहीद केसरी चंद जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं अपने सैनिक राज्य और सैन्य परंपराएं, ये हमारी महान विरासत है, जिसमें एक बड़ा योगदान हमारे जौनसार भावर क्षेत्र के और जनजाति समाज का भी है, जिसका प्रतिनिधित्व शहीद केसरी चंद जी ने बखूबी किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समाज के इसी योगदान को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा पिछले वर्ष की थी, जिसे हमारी सरकार ने पिछले वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाया। और मुझे आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष भी यह कार्यक्रम हमारे प्रदेश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज हमारा प्रदेश उत्तराखंड देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है। भारत के महानायकों में भी उनकी प्रथम स्थान है। वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति को केसरी चंद के इस महोत्सव को आयोजित करने के लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आशा है समिति द्वारा इस प्रकार के आयोजन से विशेषकर उत्तराखंड के युवाओं को, हमारे सब नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को वीर शहीदों के जीवन से प्रेरणा मिलेगी। और एक आज़ादी का जो अमृत महोत्सव, इस बार आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर बनाया गया। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज़ाद हिंद फौज के महानायक वीर शहीद केसरी चंद के 103वें जन्मोत्सव पर देहरादून के पवेलियन ग्राउंड पहुंचे। इस मौके पर वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति के कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोरबी हादसे को देखते हुए प्रदेश के सभी पुलों को ऑडिट कराने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। हमारे लिए जान माल की सुरक्षा बहुत प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है कि सभी की जान माल सुरक्षा रहे। इसलिए हमने सभी पुलों का, झूला पुलों का और जो पुल पुराने हो गए सभी का ऑडिट करवाने का निर्णय लिया है, जिससे कि सुरक्षा बनी रहे और समय पर कोई निर्माण, पुनर्निर्माण होना है वह भी समय पर पूरा हो जाए। विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है जो पूर्व मुख्यमंत्री के जो सलाहकार उनको बचाने के लिए आप ईडी और उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सर देखिए, हमने कभी भी संस्थाओं की दुरुपयोग की बात कभी भी नहीं स्वीकार करी है, नहीं हम ऐसा कर सकते हैं। हमारी जो अपराध शाखा है वो अपराध शाखा जांच कर रही है और कोई भी हो, हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी अगर कानून के खिलाफ जाएगा, कोई भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी और वो निष्पक्ष होगी। से और मतलब अगले कुछ दिनों तक आप हिमाचल के दौरे पे रहेंगे सर, जिसके साथ चुनाव प्रचार चल रहा है, उसमें आप सर आपका भी जो रोल रहेगा सर? हमारे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जनता ने सारे कामों पर मोहर लगाई, एक मिथक तोड़ा और नया इतिहास बनाया। यहाँ प्रचंड बहुमत की दोबारा सरकार बनाई। हिमाचल के अंदर भी, वहाँ भी जो है वहाँ की जनता मिथक तोड़ेगी, एक इतिहास बनाएगी और प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में सरकार बनेगी, जिससे कि हिमाचल का विकास होगा और डबल इंजन वहाँ पर काम करेगा। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमेशा गंभीर दिखाई देते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2009 में रिस्पना टू रिस्पर्णा अभियान की शुरुआत की थी। एक बार फिर से इस दिशा में कदम उठाने
हुए आगामी 4 नवंबर को वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। रावत ने राजधानी में इस अभियान को लेकर बताया कि देवभूमि विकास संस्था की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। – 2009 में भी हम लोगों ने रिस्पना टू ऋषिपर्णा एक मिशन चलाया था, जिसके अंतर्गत रिस्पना की स्वच्छता का अभियान था। उसको पुनः देवभूमि संस्थान इस अभियान को पुनः प्रारंभ करने जा रही है। तमाम जो पर्यावरणीय जो संकट खड़ा हो रहा है, रिस्पना नदी जिसमें कभी 12 महीने पानी बहता था, आज वो नाले के रूप में है। तो उसके लिए हम लोग 4 तारीख देवोत्थान एकादशी के दिन रिस्पना के उद्गम स्थल पर हम उसका संकल्प लेंगे और फिर उसमें तमाम जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका सहयोग लेकर के स्थानीय लोगों के सहयोग से इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि विकास संस्थान विशेष रूप से जन जागरूकता का काम करेगी। उसके तमाम टोलियाँ, जो 23 किलोमीटर का इसका लंबी रिस्पना नदी है, उस पर तमाम टोलियाँ बना करके और रिस्पना की स्वच्छता के लिए, वृक्षारोपण की दृष्टि से और निर्मलता की दृष्टि से काम करेंगे। वहीं उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बैठक में एक फैसला लिया, जिसमें उन्होंने एनजीटी की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों से कहा कि वे पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से 10 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों को हटाएं या फिर इन्हें एनजीटी में कन्वर्ट करें, जिसकी तिथि 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई। उन्होंने ये भी कहा कि इन वाहनों को एनजीटी में कन्वर्ट कराना होगा। वहीं इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि 31 मार्च 2023 से पहले प्रदेश के मुख्य शहरों में एनजी पंप और इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन की पूरी तरह से लैस कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एनजीटी ने विभाग को और सरकार को एडवाइजरी जारी की है कि आप प्रदेश में जो 2 व्हीलर हैं और ई रिक्शा हैं जो डीजल और पेट्रोल से चलती हैं, उनको जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर हो गई है, उनको या तो सड़कों से हटाएं या उनको सीएनजी में कन्वर्ट करें। इस परिप्रेक्ष्य में कल आरटीए की बैठक हुई है और ये तय हुआ है कि प्रदेश में 10 साल से की उम्र पार कर चुके वाहनों को हम सड़क से हटाने का हम निर्देश जारी कर रहे हैं। मगर इससे पहले हमको प्रदेश में सीएनजी के स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हमारा विभाग काम कर रहा है और हमने 2023 तक का हमने उनको समय दिया है कि आप इनको सीएनजी या इलेक्ट्रिकल वाहनों में कन्वर्ट करें और पर्याप्त हमने उनको समय दिया है, क्योंकि ये एनजीटी का आदेश है और प्रदेश को ग्रीन सिटी बनाने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये आवश्यक ही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सभी हमारे वाहन स्वामी इसमें मदद करेंगे और प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अपना योगदान। विकास नगर में आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने सत्ताधारी दल पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। दरअसल मीडिया को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन सत्ताधारी दल जनहित के मुद्दों को दरकिनार कर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। प्रदेश में पार्टी कोई भी मुद्दा होता है, विपक्ष के तौर पे, एक विपक्षी पार्टी के तौर पे सरकार को जगाने का कार्य बराबर कर रही है, चाहे वो कोई सा भी विषय हो। लगातार पार्टी सक्रिय है और ये सरकार के ऊपर है। इन सरकारों की थोड़ी सी मानसिकता ऐसी कह लीजिए, इस तरीके से सरकारें चल रही हैं कि विपक्ष की बात को ये गहनता से ना समझना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के खिलाफ है। विपक्ष की बात को सत्ताधारी पार्टी को सुनना भी चाहिए और उस पर कहीं ना कहीं। वहीं यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित करवाने का अनुरोध किया है। 2 नवंबर
22 को प्रेषित अपने पत्र में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने मुख्यमंत्री धामी से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड की आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र को गैरसैंण और शीतकालीन विधानसभा सत्र को देहरादून में संपन्न कराया जाए। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने गुरुवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग की ओर से कराए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने विभाग की ओर से कराए जा रहे कार्यों के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को अपने सिस्टम में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले अनुभवों को सीखते हुए अपने सिस्टम की कमियों को लगातार दूर किए जाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने चारधाम यात्रा में बुकिंग सिस्टम को मजबूत किए जाने का भी बात कही है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां शुरू की जाएं। उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए संचालित कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को साल भर संचालित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं रुड़की में नील पुल के नाम से मशहूर पुल काफी क्षतिग्रस्त हो गया। इस पुल का निर्माण करीब 30 साल पहले हुआ था। निर्माण के बाद इस पुल की एक बार फिर से मरम्मत नहीं हो पाई, जिस कारण से ये पुल अब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालांकि इस पुल से वाहन नहीं गुजर पाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की आवाजाही होती रहती है, जिसके बाद कर्मचारी महासंघ यूनियन के अध्यक्ष सतपाल सैनी की ओर से शहर विधायक और एडीएम को पत्र लिखकर पुल से लोगों की आवाजाही बंद कराने की मांग की गई है। निर्माण 30 साल पहले कराया गया था, सिंचाई विभाग के द्वारा किया गया था। पहले यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी रहते थे वो बोट से क्रॉस करते थे। बोट से क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, इसलिए ये पुल कराया। चावमंडी और सैनिक कॉलोनी को जोड़ने के लिए भी सिंचाई विभाग ने कराया था ये पुल। अब जब से ये पुल बना है, जब से इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही। यूपी के टाइम में तो इसकी मेंटेनेंस हुई है, जब से यूपी और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ, जब से इसका कोई मेंटेनेंस नहीं। बार बार मैं भी 2 साल से लेटरबाजी कर रहा हूँ, यूपी को लिख के, यूपी ने उत्तराखंड पे टाल दिया, उत्तराखंड को लिख। वहीं पौड़ी के जिला अधिकारी की ओर से जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने अस्पताल परिसर में सैनिटेशन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने जनरल वार्ड का निरीक्षण कर भर्ती मरीजों से मुलाकात की और हर रोज दिए जाने वाले भोजन और इलाज से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं खबर बड़कोट से है, जहां 5 नवंबर से शुरू होने वाले रमवाई शरद उत्सव मेले की तैयारियों में नगर पालिका प्रशासन जोरों से जुटा हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने मेले की पूर्व तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि 4 साल बाद नगर पालिका बड़कोट में फिर से रमवाई शरद उत्सव मेले का भव्य आयोजन किया जाना है। ये जो मेला है रवाई शरद उत्सव विकास मेला, ये पहले भी होता था, लेकिन कुछ कारणवश बीच में कोरोना काल भी चला और कई कारण रहते हैं, तो ये मेला 3-4 साल तक नहीं हो पाया है। 5 साल बाद ये मेला हो रहा है यहाँ पे। और इस मेले का ना होने का एक मुख्य कारण ये भी था कि हमारे पास कोई अस्थाई मेला करने के लिए कोई मैदान नहीं था। ITI का मैदान था, वहाँ पे भी 2 भाग हो गए हैं, और इंटर कॉलेज का वो सरकारी फील्ड है, वहाँ पे 2 दिन का मेला चलेगा, तीसरे दिन खाली करवाते हैं। तो नगर पालिका परिषद बड़कोट के समस्त सभासदों के सहयोग से और यहाँ के पूरे जनमानस के सहयोग से यहाँ पे ऑल वेदर कंपनी के द्वारा जो उनका मलबा था उसको डंप कराया गया, इस गदेरे को भरा गया और यहाँ पे जो है 120 मीटर लंबा 120 मीटर चौड़ा ये मैदान का निर्माण जो किया गया है। मैं इस चीज़ के लिए पूरे नगरवासियों को धन्यवाद देती हूँ और आभारी हूँ कि सबके सहयोग से ये मैदान यहाँ पे जो निर्माण हुआ है। आज हमारे इस भव्य और दिव्य मेले का जो शुभारंभ होगा, वो सबसे पहले इस मेले का उद्घाटन होगा
इस मैदान का उद्घाटन होगा और यहाँ पे ये मेला किया जाएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि बड़कोट के मूल स्थान बीचों बीच में और एक अपने निर्मित किए गए मैदान में हो रहा है, अस्थाई मैदान है। और इस मैदान को हम अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस मेले के उद्घाटन के लिए 5 तारीख को आएंगे। हमारी मुख्य मांग उनके पास यही रहेगी कि इस मैदान को जो है ये विस्तृत रूप दिया जाए, इसका प्रोटेक्शन किया जाए और इसको जो है एक। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।